नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे हम। अमरोहा से डबल मर्डर से वहां पर सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। धारदार हथियार से बदमाशों ने वहां पर निर्मम हत्या को अंजाम दिया है और इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या के 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गजरौला इलाके से ये जघन्य वारदात सामने आ रही है। 10 घंटे बाद पुलिस इस वारदात के वहां पर पहुंची। 10 घंटे का गैप हत्या में और पुलिस के वहां पर पहुंचने में। अफसर अली हमारे संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ फोन लाइन पर है। अफसर, पुलिस की इतनी देर से पहुंचने का कारण? देखिए राजेंद्र, आपको बता दूं, गजरौला थाना क्षेत्र में 2 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी है। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस जो है वो पूरे 10 घंटे बाद पहुंची और परिजनों ने एक शराब माफिया पर भी हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 2 दिन पूर्व भी शराब माफिया इन्हें धमकी दे रहा था और ये किसान है और किसान अपने दोस्त के साथ खेत पर सिंचाई करने के लिए गया था। वहीं देर शाम से घर नहीं लौटा और जब परिजनों ने देखा तो खून से लथपथ दोनों के सब खेत में पड़े मिले हैं, जिससे अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो का बुरा हाल है और क्षेत्र में 2 लोगों की हत्या लोग दहशत में आ गए हैं। पुलिस क्या कह रही है अफसर? आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक जो है अपराध जो बदमाश है उनका पता नहीं लग पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अफसर अली। और एक बड़ी खबर उन्नाव कांड से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को अपना बयान दे दिया है। कहा, पहले बुआ और बहन ने कीटनाशक मिला हुआ पानी पी लिया था। कम बचे पानी ने तीसरी किशोरी की जान बचा ली। घटना में जबरदस्ती की सामने बात नहीं आई है। बुआ और बहन की मौत की खबर से स्तब्ध रह गई पीड़िता। उसे पता चला जब कि उसकी बुआ और उसकी बहन की मौत हो चुकी है तो वो फिर स्तब्ध हो गई। जो कीटनाशक मिला हुआ पानी उसने पिया वो बहुत कम मात्रा में रह गया था बुआ और बहन के पीने के बाद, इसीलिए उसकी जान बच पाई। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को अपना बयान दर्ज करवा दिया है। यह कहा है कि पहले बुआ और बहन ने कीटनाशक मिला हुआ पानी पिया, जो थोड़ा सा पानी बचा था वो उसने पिया और संभवतः इसी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन घटना में किसी किस्म की जबरदस्ती की कोई बात सामने नहीं आई उसके बयान में। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा उन्नाव कांड से जुड़ा हुआ, यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर हलफनामा दाखिल हुआ है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि मोहाली मामले में 2 साल से चार्जशीट तक जमा नहीं हुई। मिली भगत साफ दिख रही है, यह यूपी सरकार ने कहा है। मोहाली में 10 केस भी प्रयागराज ट्रांसफर हो, यह भी यूपी सरकार ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करे, मुख्तार को वापस यूपी भेजा जाए। आज इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। यह कहा है कि मिलीभगत साफ दिख रही है सरकार की और मुख्तार अंसारी की। मोहाली के मामले में 2 वर्षों से कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, इसलिए वो मामला भी प्रयागराज ट्रांसफर किया जाए, यूपी ट्रांसफर किया जाए। अपने हलफनामे में यह गंभीर आरोप लगाया यूपी सरकार ने। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की याचिका पर आज सुनवाई है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार। लंबे समय से मुख्तार को यूपी लाने की तैयारी हुई है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। लंबे समय से मुख्तार को यूपी लाने की तैयारी है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हमने आपको बताया कि अभी यूपी सरकार ने क्या हलफनामा दाखिल किया है, कैसे अपनी बात रखी है। पंजाब के रोपड़ जेल में फिलहाल बंद है मुख्तार अंसारी। उसको यूपी लाने के लिए ये कसरत सुप्रीम कोर्ट के सामने।
तर्क दिए हैं यूपी सरकार ने। कहा है कि मिलीभगत साफ नजर आ रही है मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार के बीच में। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, यूपी सरकार ने हलफनामा कब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और कब सुनवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई शुरू करेगा इस सारे मामले पर? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो लगभग 12 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो वकील रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखेंगे। जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब नहीं दाखिल किया, जिसकी वजह से ये तारीख बढ़ गई थी और सुनवाई आज के लिए लग गई थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जितने भी केस लगे हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पंजाब सरकार लगातार समर्थन कर रही है मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए, लिहाजा मुख्तार अंसारी को सजा मिल सके और जिसके खिलाफ उसने अन्याय किया है उनको न्याय मिल सके, इसलिए उसे उत्तर प्रदेश में भेजा जाए, जिससे कि वहां पे उसके खिलाफ ट्रायल चल सके। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे आज क्या आदेश देता है, क्योंकि पंजाब सरकार ने पहले ही एफिडेविट लगा रखा है। मुख्तार अंसारी की ये स्थिति नहीं है कि उसे उत्तर प्रदेश भेजा जा सके। क्या कोई बहस भी होगी दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से आज कोर्ट में? जी बिल्कुल, अगर बात करें राजेंद्र तो इससे बहस भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट लगाया गया है उसके उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे कि क्यों मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजना जरूरी है। वहीं अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी की भी वकील इस बात को लेकर जिला करेंगे कि मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है और उनके खिलाफ एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, जिससे कि उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई न करने को जाए बल्कि बदले की भावना की कार्रवाई हो, इसलिए उनको लाया जा रहा है। तो इस तरीके की जिला होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है इस पर निगाहें रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। आगे बढ़ते हैं। माफिया बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बद्दो की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश है। सीओ ब्रह्मपुरी को उक्त संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। मेरठ जिलाधिकारी के बालाजी ने इस बात की जानकारी दी। बद्दो की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश हैं। बलराम पांडे हमारे साथ हैं। बलराम, पूरी खबर दें। देखिए राजेंद्र, बदन सिंह बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपराध माफिया है। इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। ये रहस्यमय ढंग से होटल से फरार हुआ था, उसके बाद से अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ गंगेशकर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके तहत इसकी कुर्की की कार्रवाई के लिए फाइल पुटअप की गई थी जिलाधिकारी के यहाँ। उसमें जिलाधिकारी ने सीओ ब्रह्मपुरी को जो उक्त संपत्ति है उसका प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अब लगातार प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो रही है और इसी कड़ी में जो गंगेशकर एक्ट के तहत ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में FIR दर्ज हुई थी उसमें 3 करोड़ की संपत्ति जो बदन सिंह बद्दो की है उसको जब्त करने के आदेश जिलाधिकारी के बालाजी ने दिए हैं और इस पर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और कुछ ही घंटों में कहा जाए या कुछ ही दिनों में ये जो प्रॉपर्टी है बदन सिंह बद्दो की उसे जब्त किया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बदन सिंह बद्दो की जो प्रॉपर्टी जब्त होनी है वहां पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और प्रशासनिक अमले ने बदन सिंह बद्दो के परिजनों को इस बात की सूचना भी दे दी है कि ये प्रॉपर्टी अब प्रशासन जब्त करेगा, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बदन सिंह बद्दो पिछले कई सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि उत्तर प्रदेश STF भी बदन सिंह बद्दो की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी अपडेट आपको देते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन है। धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 पास कराएगी सरकार। सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 पास कराएगी सरकार। सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार। और आज सदन में धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 पास कराएगी सरकार। दूसरी ओर धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पहले याचिकाकर्ताओं की दलील सुनी जाएगी, फिर सरकार का पक्ष वहां पर सामने आएगा। दोपहर 2 बजे से यह सुनवाई शुरू हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अध्यादेश के खिलाफ कई सारी पिटीशंस हैं, कई सारी अर्जियां हैं। तो पहले याचिकाकर्ताओं की दलील सुनेगी कोर्ट और उसके बाद फिर सरकार का पक्ष सुना जाएगा।
और आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि आज ही सदन में इसे पास कराने का प्रयास करेगी सरकार। और चूंकि विधानसभा में प्रचंड बहुमत है सत्तारूढ़ दल के पास, इसलिए बहुत आसानी से विधानसभा में पास भी हो जाएगा। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, वहां पर विपक्ष की क्या रणनीति है, क्या वो इस विधेयक को रोक सकते हैं, क्या संवैधानिक तौर पर वो ऐसा कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन सरकार का प्रयास होगा कि आज ही इस विधेयक को पास कराया जाए और इसे कानून की शक्ल दी जाए। उधर हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इसके अलावा जो विधानसभा में महत्वपूर्ण होने वाला है वो हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12:15 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखेंगे। और यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। चुनावी साल में बिजली दरें नहीं बढ़ाएगी सरकार। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दरें नहीं बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में ARR प्रस्ताव दाखिल किया है। नियामक आयोग को पावर कॉर्पोरेशन नहीं सौंपा गया नया टैरिफ प्रस्ताव ये है और इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव है। मींस इसका ये है, मतलब ये है कि दरें नहीं बढ़ेंगी, ये जाहिर हो रहा है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। चुनावी साल में बिजली दरें नहीं बढ़ाएगी सरकार। पावर कॉर्पोरेशन ने कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं दिया है और जो प्रस्ताव होता है नियामक आयोग के पास, उसी आधार पर आयोग निर्णय लेता है। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक परिवार के 6 लोग और एक ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। सड़क पर पलटे टैंकर में जा टकराई इनोवा कार। इनोवा सवार दंपत्ति, 2 बेटों, 2 रिश्तेदार और चालक की मौत की खबर। गाड़ी को काटकर इन शवों को बाहर निकाला गया। बहुत दर्दनाक दुर्घटना में मारे गए 7 लोग जींद के सफीदो गांव के हैं। 4 तो एक ही परिवार के हैं जिनके नाम मनोज, उनकी पत्नी बबीता, बड़ा बेटा अभय, छोटा बेटा हेमंत। उम्र क्रमशः 45 साल, 40 साल, 18 साल, 16 साल। इसके अलावा कल्लू, हेमाद्री और ड्राइवर राकेश भी मरने वालों में शामिल। और अब तस्वीरें गाजियाबाद से, जहां पर कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में चल रहे बिलिंग कैफे रेस्टोरेंट में अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब को लेकर आबकारी विभाग तुम लोग रेस्टोरेंट में काम करते हो रहे? पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में शराब बरामद की। अब इन लोगों के खिलाफ तुम्हारा रेस्टोरेंट का ही है? तुम्हारे रेस्टोरेंट का है, यहीं का है ना? हाँ, हुक्का चल रहा था, चलता है ना? चलता है यहाँ पे, चलता है? क्या नाम है तुम्हारा? ये जितना भी बरामद हुआ है, ये सब ये हुक्का चलता है बार में? तुम्हारे रेस्टोरेंट में चलता है? चलता है ना? आज चल रहा था वो सब, तुम्हारे वो पेपरमेंट और कोयला सब लाल था ना? रोज चलता है? और ये बड़ी खबर आपको देते हैं, यूपी के युवाओं से जुड़ी है। ये 10 लाख युवाओं को टैबलेट मिलेंगे। जी हां, अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट देने की तैयारी है और इसकी घोषणा बजट में हुई थी। तो सरकार बहुत जल्द युवाओं को टैब देने की व्यवस्था करेगी। सरकार टैब पाने वाले छात्रों की पात्रता बहुत जल्द घोषित करेगी। 10 लाख युवाओं को अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट दिया जाएगा। इसी योजना के तहत उन्हें फ्री कोचिंग दी जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इसी योजना के तहत युवाओं को टैब देने की व्यवस्था भी करेगी सरकार। और बहुत जल्द उन छात्रों की पात्रता भी घोषित हो जाएगी जिसके आधार पर इन छात्रों को टैब मिलेगा। 10 लाख युवाओं को टैब देने की तैयारी। बड़ी खबर कानपुर से, कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना रोगियों को देखते हुए कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है। शहर में बाहर से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। सीएमओ की अपील है, खांसी, बुखार और जुकाम होने पर जांच कराएं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो शहर में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पर निगाह रखी जा रही है।
सीएमओ ने अपील की है कि जिन्हें खांसी है, बुखार है, जुकाम है, वो फौरन अपनी जांच कराएं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और कोरोना को लेकर वाराणसी में नई एडवाइजरी जारी हुई। कोरोना को लेकर वाराणसी में नई एडवाइजरी जारी हुई है। दुकान खोलने को लेकर ये नई एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस बाजार के खुलने और बंद होने की निगरानी करेगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये किया जाएगा। तो कोरोना को लेकर वाराणसी में नई एडवाइजरी जारी। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और प्रशासन इस पर निगरानी रखेगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बाजार के खुलने और बंद होने की निगरानी करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सेकंड स्पाइक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। मदरसा शिक्षकों का भी तबादला होगा। सरकार मदरसा नियमावली में संशोधन को तैयार है। संशोधन पर प्रबंधकों की मनमानी पर लगाम लगेगी। मदरसा शिक्षकों की भर्ती भी चयन आयोग से कराने की तैयारी है। प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसे में 9000 शिक्षक हैं। तो मदरसा शिक्षक की भर्ती चयन मामले में प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसे में 9000 शिक्षक हैं। इनका भी तबादला होगा, इनको भी ट्रांसफर किया जाएगा, इसकी तैयारी है। नियमावली में संशोधन को भी तैयार है सरकार मदरसा नियमावली में। बड़ी खबर, मदरसा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। और एक बड़ी खबर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव में सहकारी बैंक और सहकारी समिति से एनओसी लेनी होगी और एनओसी ना देने पर नामांकन रद्द हो सकता है। लखनऊ डीएम ने सभी डीपीआरओज और बीडीओज को इस बाबत निर्देश दिए। चुनाव में सहकारी बैंक और सहकारी समिति से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके आधार पर ही नामांकन होगा, नहीं तो नामांकन रद्द हो सकता है। अगली बड़ी खबर, विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कल है। कोर्ट ने कल की सुनवाई में वकीलों को पक्ष रखने को कहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव कराने की मांग की गई। कल सुनवाई है, कोर्ट ने वकीलों को इसमें अपना पक्ष रखने को कहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल इस मामले की सुनवाई करेगी। डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव कराने का मामला है। और एक और बड़ी खबर, देहरादून और हरिद्वार के बीच ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़ेगी ट्रेन। ट्रेन की रफ्तार को वन विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र को लेकर मंजूरी नहीं दी गई है।